नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जिसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है, उस प्रयोग के बारे में हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त की थी और उसी प्रयोग से नाभिक की खोज हुई थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नाभिक का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जैसे यहां वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नाभिक के बारे में कि नाभिक क्या है, नाभिक की खोज किसने की, नाभिक का आकार क्या होता है, नाभिक का चार्ज क्या होता है, नाभिक का आयतन क्या होता है, नाभिक का घनत्व क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करेंगे नाभिक पर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की भी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं जो शायद आपको बुकों के अंदर भी नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, तो चलिए आज अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाभिक के बारे में। तो दोस्तों, नाभिक की जो खोज थी ना वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन से साइंटिस्ट ने की थी? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने एक बहुत ही फेमस प्रयोग किया था, उस प्रयोग का नाम क्या था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या था दोस्तों? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाइए और उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने किस प्रयोग से की थी? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। दोस्तों, नाभिक की खोज करने के बाद में रदरफोर्ड बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी नाभिक की खोज के बाद में। और दोस्तों, रदरफोर्ड ने नाभिक से रिलेटेड एक घटना है रेडियो एक्टिविटी, जिसकी खोज तो हेनरी बेकुरल ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड का भी बहुत ज्यादा योगदान है रेडियो एक्टिविटी के अंदर। बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, रेडियो एक्टिविटी का लॉ भी दिया है, जो नियम है जिसे रदरफोर्ड सोडी के नाम से जाना जाता है, वो भी रदरफोर्ड ने दिया था अपने सहयोगी वैज्ञानिक सोडी के साथ में मिलकर के। तो रदरफोर्ड ने नाभिकीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया था, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ज्यादा कार्य किया था। इसलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। तो अभी तक अपने पास 3 क्वेश्चन आए हैं। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस प्रयोग से की? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। ठीक है ना, और नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? रदरफोर्ड को। दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं नाभिक क्या है। तो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि परमाणु की अगर मैं बात करूं तो परमाणु का 2 पार्ट होते हैं, एक तो बाह्य भाग और एक होता है आंतरिक भाग, जिसे अपन केंद्रीय भाग भी बोलते हैं। तो परमाणु का जो आंतरिक भाग है, परमाणु का जो केंद्रीय पार्ट है, उस केंद्रीय भाग को, या फिर मैं कहूं परमाणु के जो बीच का भाग है, उस बीच का या केंद्रीय भाग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो अपन बात करते हैं नाभिक के बारे में। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है कि माना ये मेरा कोई क्या है? परमाणु है। क्या है? कोई परमाणु है। तो आपको इस बीच वाला पार्ट दिख रहा है, इस बीच वाले पार्ट के अंदर आपको 2 चीज नजर आ रही है। एक तो नजर आ रही है आपको प्रोटॉन, और एक आपको पास क्या नजर आ रहा है? एक तो प्रोटॉन है अपने पास और दूसरा अपने पास क्या है? न्यूट्रॉन। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जो परमाणु का जो बीच का पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और कभी कभी इसे क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियोइड भी बोल दिया जाता है। जो रेडियो एक्टिविटी है, या मैं बात करूं न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में नाभिक को या नाभिक के अवयव को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड भी बोल देते हैं। ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब मैं आपसे बात करूं कि नाभिक के अंदर नाभिक के कितने अवयव हैं, तो मैं आपसे बात करूं, अपने पास क्वेश्चन आता है कि नाभिक के कितने अवयव हैं, तो नाभिक के 2 अवयव हैं। एक तो प्रोटॉन, मतलब मैं कहूं नाभिक के अंदर को भाई परमाणु के मूल कण कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनमें से इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक में। तो नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? एक तो प्रोटॉन है और एक क्या है? न्यूट्रॉन है। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन, या फिर मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियोइड भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाभिक में उपस्थित होते हैं या नाभिक मिलकर बना होता है, ऑप्शन दे दे आपको प्रोटॉन, ऑप्शन दूसरा दे दे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या फिर आपको दे दे न्यूक्लियन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियन का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपस में कौन से बल से बंधे होते हैं? नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। कौन से बल से बंधे होते हैं? नाभिकीय बल से। और दोस्तों नाभिकीय बलों की खोज किसने की थी? युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? युकावा ने। और मैंने ये भी बताया था आपको कि युकावा ने एक सिद्धांत दिया था जिसे युकावा मैसोन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। युकावा ने कहा था कि जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, वो नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। कौन से बल द्वारा? नाभिकीय बल द्वारा। और दोस्तों एक यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकृति के मूल बल कितने हैं? 4, जिनके बारे में मैं फिजिक्स में डिटेल से बात करने वाला हूं आपसे। ठीक है ना। उन प्रकृति के 4 मूल बलों में अगर सबसे प्रबल बल है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? प्रबल नाभिकीय बल। क्या बताओगे? प्रबल नाभिकीय बल। मतलब नाभिकीय बल होता है और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दुर्बल और एक प्रबल। तो आप क्या बताओगे? प्रबल नाभिकीय बल। अगर प्रबल दुर्बल ऑप्शन में नहीं हो तो अपना राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल नाभिक के अंदर कार्य करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप कह सकते हो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस बल द्वारा बंधे हैं उस बल को अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय बल, जिसकी खोज युकावा ने की थी। ठीक है। और मैं आपको बात बता दूं, एक मैं आपको पहले बता भी चुका कि जो नाभिकीय बल है उसके लिए कौन सा कण उत्तरदायी है, तो मैंने आपको बताया था मैसोन कण। कौन सा कण? मैसोन कण। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना अच्छी तरीके से। ठीक है ना। उसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं नाभिक के अंदर अपने पास 2 पार्टिकल है, 2 कण हैं। एक तो है प्रोटॉन और दूसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? धनावेश। कैसा आवेश है? धनावेश। जबकि न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन है। कैसा है? उदासीन। तो मेरे को एक बात बताओ, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है और प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? धनावेश है। तो इस नाभिक पर जो आवेश होगा, इस नाभिक पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा? धनावेश ही तो होगा। तो कैसा होगा? तो दोस्तों याद रखना, नाभिक पर आवेश कैसा होता है तो आप क्या बताओगे? धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश। तभी मैंने कहा है नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और ये पॉजिटिव आवेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं है, न्यूट्रल तो वैसे ही न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब चार्ज 0 और चार्ज 0 का मतलब उदासीन। ठीक है दोस्तों। तो नाभिक पर आवेश की बात की जाए तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव आवेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। ठीक है दोस्तों। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था परमाणु क्या है? एक उदासीन कण है। परमाणु क्या है? एक उदासीन। मैंने कहा था परमाणु पर आवेश कितना होता है, तो आप कहोगे 0। क्यों? परमाणु एक उदासीन कण है। और मैं बात करूं नाभिक पर आवेश कैसा होता है तो क्या बताओगे? धनावेशित। अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो मैं एक आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि एक देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले एल्यूमिनियम परमाणु पर आवेश है, आवेश है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम परमाणु आपको यहाँ पर कोई प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा, तो ये परमाणु है। तो परमाणु है तो चार्ज कैसा, मतलब इसकी प्रकृति कैसी? उदासीन। और उदासीन है तो आवेश कैसा है? 0। तो परमाणु पर तो आवेश कैसा होता है? 0। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये ऐसे पूछ लूं कि एल्यूमिनियम नाभिक पर आवेश कैसा होता है, तो देखो यहां पर ये एल्यूमिनियम नाभिक, इसका मतलब इसने बात की है एल्यूमिनियम नाभिक की, ओनली नाभिक की। और नाभिक पर आवेश कैसा होता है? धनावेशित।
कैसा होता है? धनावेशित। तो बिल्कुल सोचने वाली जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या काफी बार क्या हो जाता है कि जब अपन क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो पढ़ने में जल्दबाजी में आप तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, बिल्कुल नहीं घबराना है। जिस दिन आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके उसके 4 ऑप्शन पढ़ने लग जाओगे ना, ये मान के चलो आपको 50% सफलता मिल जाएगी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम परमाणु, परमाणु है तो आवेश 0, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम नाभिक, तो नाभिक मतलब पॉजिटिव। क्लियर दोस्तों? उसके बाद में मैं बात करता हूं कि एक बात बताओ, नाभिक पर जो धनावेश होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। अब बात करते हैं कोई भी नाभिक है, उस नाभिक पर धनावेश है तो कितना है, उसकी गणना हम कैसे करें? तो देखो दोस्तों, गणना कैसे करें? तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लगाया है। जेड का मतलब क्या है? प्रोटॉन की संख्या। तो क्या है? प्रोटॉन की संख्या। और ई क्या है? आवेश का क्वांटिकट मान है, जिसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे बेहद सिंपल सी बात है। मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, ये नाभिक है हीलियम का, किसका नाभिक है? हीलियम का नाभिक है। ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो नाभिक पर, इस हीलियम के नाभिक पर जो धनावेश होगा, वो धनावेश किसके कारण होगा? इन प्रोटॉन के कारण। अरे प्रोटॉन के कारण होगा नाभिक पर धनावेश। प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है? 2। तो पहले तो मेरे एक बात बताओ, नाभिक पे तो आवेश कैसा होगा? धनावेश होगा। क्लियर? प्रोटॉन कितने हैं? 2। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मेरे को एक बात बताओ, 2 प्रोटॉन, इस हीलियम नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो 2 प्रोटॉन के कारण तो आवेश होगा। तो एक प्रोटॉन पर आवेश ये है, तो प्रोटॉन की संख्या से गुणा कर देंगे तो उस नाभिक पर पूरा आवेश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो देखो वही बात है, इस जेड का मतलब क्या है? इस जेड का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। अरे हीलियम के परमाणु क्रमांक जेड कितना है? 2। और ये जेड किसके बराबर है? प्रोटॉन की संख्या की। तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? अगर किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन की, अरे परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है? प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो क्लियर है ना? यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या है, ये आवेश का क्वांटिकट मान है, जिसको किसने ज्ञात किया था? मिलीकन ने। याद रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कभी आपको दिख जाए जहां पर ई है, तो ई का मतलब ये नहीं है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नहीं, ये आवेश का क्वांटिकट मान है। ठीक है ना? जिसको किसने ज्ञात किया था? मिलीकन ने। और कौन से प्रयोग से? तेल बूंद प्रयोग से। और मिलीकन ने ज्ञात करने के बाद में देखा कि ये आवेश का जो न्यूनतम संभव मान है, ये आवेश का एक क्वांटिकट मान है, ये तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन पर प्रकृति क्या थी? विपरीत थी, नेगेटिव थी। ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर है। अभी तक अपन ने बात की है नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किस प्रयोग से? एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? रदरफोर्ड को। नाभिक पर आवेश कैसा होता है? धनावेशित होता है। ठीक है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस बल से बंधे होते हैं? नाभिकीय बल से। नाभिकीय बलों की खोज किसने की? युकावा ने। नाभिकीय बलों के लिए कौन से कण उत्तरदायी हैं? तो क्या बताओगे आप? मेसोन कण उत्तरदायी हैं। और नाभिकीय अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद में हम बात करते हैं कि परमाणु का आकार या त्रिज्या की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? परमाणु के आकार या त्रिज्या की। तो दोस्तों, परमाणु के जो आकार या त्रिज्या होती है, मैंने पहले भी बता दिया, कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। अब देखो एग्जाम में अपन तो मीटर याद करके चले गए, ऑप्शन में सेंटीमीटर भी दे सकता है। तो मेरे को एक बात हो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 को मैं नहीं लिख सकता क्या? 10⁻2 सेंटीमीटर। तो मेरे को एक बात हो, इस मीटर की जगह अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2।
तो 10 की पावर 2 करूंगा तो मेरे को एक बात बताओ, 10 की पावर 2 कैसी है? प्लस की, और 15 कैसी है? माइनस की। तो बोलो मेरे पास क्या बच गए? 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। क्या बच गए? 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो अगर परमाणु का आकार मीटर में पूछे तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और सेंटीमीटर में पूछे तो 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। दोस्तों 10 की पावर माइनस 15 मीटर को क्या कहते हैं? एक फेम्टोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेम्टोमीटर। याद रखना, क्या कहते हैं? एक फेम्टोमीटर। तो एक फेम्टोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। और दोस्तों इसको इस शॉर्टकट के अंदर क्या कहा जाता है? एक फर्मी। क्या कहा जाता है? फर्मी, जिसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं FM। तो याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की होती है? तो क्या बताओगे? फर्मी कोटि की। क्या किस कोटि की होती है? फर्मी कोटि की। और एक फर्मी मीटर का मतलब क्या है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। यहां तक दोस्तों क्लियर? आपके क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यहां तक तो आपको जनरल वे में सब जगह पढ़ने को मिल जाएगा। अब आगे 3 पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट और बहुत सिंपल भी है। कोई इतना बड़ा नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? बहुत इजी है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि नाभिक की त्रिज्या R और द्रव्यमान संख्या A, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो मैं आपको बताऊं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। जो नाभिक की त्रिज्या जो R होती है वो द्रव्यमान संख्या A के 1/3 घात की क्या होती है? समानुपाती होती है। एग्जाम में एनटीपीसी में, स्पेसिकल एनटीपीसी डी ग्रुप में और एसएससी सीजीएल में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध होता है। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात की क्या होती है? समानुपाती। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो एक नियतांक आता है। नियतांक क्या आता है? R0। तो यहां समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आ गया R0। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में किसी भी नाभिक की अगर त्रिज्या ज्ञात करनी है तो अपने पास में सूत्र आ गया। यहाँ पर R0 एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक, जिसका मान कितना होता है? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। या फिर मैं कह सकता हूं 10 की पावर माइनस 15 मीटर को अभी क्या बोला है अपन ने? एक फर्मी। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं 1.2 फर्मी। तो R0 का मान यहाँ पर क्या होता है? 1.2 फर्मी। ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है? तो देखो ये सूत्र है पर किसी भी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का। अभी मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब मान लिया अपने पास 2 नाभिक हैं। एक नाभिक की त्रिज्या R1 है, ठीक है, और उसकी द्रव्यमान संख्या A1 है। दूसरे नाभिक की त्रिज्या R2 है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? A2 है। तो मेरे को एक बात हो, R1 का मान क्या होगा? R1 बराबर R0 A1 की पावर 1/3। इसी प्रकार से R2 का मान क्या होगा? R2 का मान देखो यहाँ पर R2 है, ये R0 तो कांस्टेंट है तो चेंज थोड़ी होगा। R0 ऐसे कैसे? R2 है तो यहाँ उसकी द्रव्यमान संख्या भी अलग होगी तो A2 और ये 1/3। अब आपसे क्वेश्चन अनुपात के रूप में पूछ लिया जाए तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा भाग के रूप में। तो R1/R2 ये अनुपात पूछ लिया जाए तो देखो R0 ऊपर नीचे दोनों जगह है तो कट जाएगा, समान वैल्यू है। यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गई। 1/3 दोनों की घात है तो मैं क्यों ना इनको दोनों को एक साथ ही रख दूं 1/3। तो अगर आपको दोनों नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए तो देखो इसी फॉर्मूले से अपन एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि समानुपाती है तो R1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ R2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगी। पता ही आपको 1/3 घात की होती है। तो यहां से इतनी चीज क्लियर है। अब मैं इस पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है? अपने पास क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम 1327 नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? अपने पास ऑप्शन दे रखा है। तो मेरे को एक बात हो, नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला क्या है कि R बराबर R0
1 की पावर 1/3। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है, आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है और वो बिल्कुल एग्जाम में देगा आपको ए। और देखो या तो आप पहचान जाओगे ये तो जेड है, ये क्या है ए। तो यहाँ पर आपके पास जेड का मान तो कितना है 13 और ए का मान कितना है 27। कितना है 27। तो यहाँ पर रख दो आप R0 का मान कितना है 1.2 फर्मी। देखो मैंने आपको ये मान डाटा याद रखना ही पड़ेगा 1.2 फर्मी। और ए का मान कितना है 27। तो 27 की पावर 1/3 1.2 फर्मी इंटू देखो या तो आप 27 का आप क्या कर लो घनमूल, अरे घनमूल है 1/3, ठीक है ना। या फिर आप क्या करो इस 27 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 की घात 3 भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 3 तिया 9 और 9 3 27। तो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और ये 1/3 ऐसे कैसे है, तो इस 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1/3 ये 3 बटे में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस 3 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36। एक स्थान छोड़ करके दशमलव लगा दिया, ये क्या आ गया फर्मी। तो अपने पास में नाभिक की त्रिज्या कितनी आ गई 3.6 फर्मी। तो देखो 3.6 ये अपने पास ऑप्शन में है 3.6। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो जेड 27, ये जेड 27 है तो आप इसकी घात 1/3 लगाओगे तो 3 आ जाएगा और इस 3 को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से। तो 12 3 36 3.6 फर्मी अपने पास में निकल करके आ गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 व 8 है। देखो द्रव्यमान संख्या इस बार आपको देखो ये फॉर्मूला यूज करना है। 2 दिया है आपको, द्रव्यमान संख्या मान लिया पहले की 1 है दूसरे की कितनी है 8, ठीक है। क्या पूछा है दोनों नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1/R2, ठीक है। तो आपको पता है देखो पहले अरे ये फॉर्मूला लगेगा अपना A1/A2। आपको A1 कितना है अपने पास 1, पहले नाभिक की त्रिज्या 1 है दूसरे की कितनी है 8 है। तो आप देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 1/2 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई भी कितनी है यहाँ पर 1/3 घात ऑलरेडी पहले से है, 3 से 3 कैंसिल हो गए यहाँ पर। तो अपने पास में क्या निकल कर आएगा 1:2। तो इन दोनों नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात अपने पास कितना होगा 1:2 होगा। मतलब इसमें फॉर्मूला अपने पास ये लग रहा है और यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ये लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं किसकी नाभिक के आयतन के नाभिक के दोस्तों बात करते हैं अपन नाभिक के आयतन की और नाभिक के घनत्व की। ये लास्ट अपने 2 पॉइंट है कि नाभिक का आयतन कितना होता है, नाभिक का घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है नाभिक क्या है, नाभिक एक गोलाकार है। मतलब नाभिक को अगर अपन गोले के समान माने या गोलाकार माने तो आपको पता है कि कोई भी गोला है गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। ये अपने पास में क्या है गोले का आयतन है। क्यों? क्योंकि परमाणु एक गोलाकार है, उसके केंद्र में नाभिक है, नाभिक भी गोलाकार है। तो अगर नाभिक को गोलाकार माना जाए तो नाभिक का आयतन कितना होगा 4/3 πr³। यहाँ पर r का मान अपने को पता है कि r का मान कितना होता है R0 1 की पावर 1/3। तो यहाँ पर अपन अगर r की वैल्यू अगर पुट करते हैं इसके अंदर रखते हैं तो 4/3 पाई इस r की जगह में क्या रख सकता हूं R0 1 की पावर 1/3 और इसकी पावर कितनी है 3। तो मेरे को एक बात बताओ इसको सोल्व करते हैं तो 4/3 पाई ऐसे कैसे R0 की पावर कितनी है 3, तो R0 की पावर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको एक बार तो 1 की पावर 1/3 है और इसकी भी घात कितनी है मतलब 3 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 की पावर 1/3 इंटू 3। अब ये 3 तो ऊपर थे ये 3 नीचे है तो ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या बचती है ओनली a, 1 की पावर 1 और 1 को अपन लिखते नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ ये अपने पास नाभिक का आयतन है। देखो 4/3 एक नियत राशि है, फिक्स मान है।
पाई भी एक फिक्स मान है, R0 भी एक नियत राशि होती है, स्थिर राशि होती है जिसकी वैल्यू 1.2 होती है। तो चेंज क्या हो सकती है यहाँ पर, ए हो सकती है। क्या हो सकती है, ए। अरे एक बात दो, अगर मैं अलग अलग नाभिक लूं तो अलग अलग नाभिकों के लिए 4/3 तो 4/3 ही रहेगा, पाई भी पाई रहेगा, ऐसा थोड़ी है। एल्यूमिनियम के नाभिक के लिए पाई का मान 22/7 है, तो सोडियम के लिए 23/7 हो जाएगा। नहीं, पाई की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है। R0 का मान ये है 1.2 फर्मी। तो अलग अलग नाभिकों, अरे भाई सभी नाभिकों के लिए R0 का मान क्या होता है, समान ही होता है। तो ये राशियां क्या हैं, ये यहां तक कि ये राशियां क्या है, नियत हैं। क्या है, नियत का मतलब मैं बोल सकता हूं ये स्थिर है, मतलब ये कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये आयतन होगा V, ये किसके समानुपाती होगा, A के। किसके समानुपाती होगा, A के। तो यहाँ पर ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि नाभिक का आयतन किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, केवल और केवल द्रव्यमान संख्या पर। इस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान संख्या पर। ये बात याद रखना। तो नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। अरे सिंपल सी बात है, देखो कैसे निर्भर करेगा। ये अपने पास नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दूं तभी तो अपने पास में ए निकल करके आता है। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या है, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ए बढ़ेगी, अगर ये ए द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, तो द्रव्यमान संख्या कब बढ़ेगी, जब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो जब नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये नाभिक का साइज भी तो बढ़ेगा ना। नाभिक का क्या बढ़ेगा, एक तरह से आयतन बढ़ेगा, अरे स्थान घेरेगा ज्यादा, ठीक है ना। तो यही तो बात क्लियर कर रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि नाभिक किसके समानुपाती होता है, नाभिक का जो आयतन है वो किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान संख्या पर। मतलब नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करता है, न कि परमाणु क्रमांक पर। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी पढ़ेंगे। लास्ट अपने पास में टॉपिक निकल करके आता है, वो कौन सा है, नाभिक का घनत्व है। घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, या तो इसको रो से इंडिकेट करते हैं, रो बोलते हैं सिंबल को रो, या फिर नाभिक के घनत्व को किससे इंडिकेट करते हैं, डी से, क्योंकि घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो दोस्तों याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो नाभिक का घनत्व है ना वो कितना होता है, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों बहुत गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। एग्जाम में देखो क्या पूछता है। पहली बात तो ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नाभिक का घनत्व किस कोटि का होता है, 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। देखो याद रखना, नीचे मीटर है, ठीक है ना। अगर मैं सेंटीमीटर में ग्राम में चेंज कर दूंगा तो अलग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ग्राफ चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 10⁻17 है तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि नाभिक के घनत्व की कोटि होती है, आपको ऑप्शन में दे देगा 10⁻15, 10⁻12, 10⁻16, 10⁻17, तो 10⁻17 घनत्व है। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, m/v। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, किलोग्राम, और आयतन का क्या होता है, मीटर। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। या फिर मैं बोल सकता हूं आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। या फिर वही बात आ गई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। ये घनत्व का क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। आप ये देख रहे हो, ये प्रत्येक नाभिक के लिए नियत होता है, प्रत्येक नाभिक के लिए समान होता है, इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना। चाहे वो एल्यूमिनियम का नाभिक हो, चाहे वो सोने का नाभिक हो, किसी का भी नाभिक क्यों ना हो, उस नाभिक का घनत्व है ना, वो घनत्व क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। मतलब मैं कह सकता हूं इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जो नाभिक का घनत्व है, द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या, जिसको अपन ए से इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या A व परमाणु क्रमांक Z पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। मतलब कोई भी नाभिक क्यों ना हो, उस नाभिक के घनत्व का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। उस नाभिक का घनत्व का मान द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पर निर्भर नहीं करता है। तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि सभी नाभिकों के घनत्व का मान समान होता है और वो नियत होता है, फिक्स होता है, और उसकी वैल्यू अपने पास ये आ गई। ठीक है ना। वैसे मैं निकाल भी देता, लेकिन उससे अपना कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखनी है, ज्यादा भी नहीं तो 10 की पावर 17 और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इतना याद रखना है आपको ओनली। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहां तक। चलो तो इस वीडियो में ये अपन ने नाभिक वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट का सबको प्रॉफिट मिल सके। मैं अपने प्रत्येक वीडियो के अंदर एक बढ़िया क्वालिटी आपको मेंटेन करके दे रहा हूं। पूरे एनसीईआरटी का निचोड़, जो आप कंपटीशन की बुक पढ़ रहे हो, शायद सबसे बेस्ट आपको मैं जितना बेस्ट दे सकता हूं, मैं आपको बेस्ट दे रहा हूं इस अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और हाँ, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।